अब नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। और आज बात करेंगे दोस्तों बिजली के ऊपर। बिजली की व्यवस्था, सप्लाई, उत्पादन और इनके लाभ हानि। क्योंकि बिजली कंपनियों में अगर कोई लाभ कोई हानि होती है तो वो सीधा सीधा हमसे जुड़ी हुई है। हम उपभोक्ता हैं और उपभोक्ता होने के नाते हम उसके शेयर होल्डर भी हैं पावर प्लांट्स के। क्योंकि पावर प्लांट्स और पावर सप्लाई का जो काम है, हमारे यहाँ सरकारी कंपनियां हैं और सरकारी कंपनियों का कस्टोडियन जो है राज्यपाल है। तो हम उन राज्यपाल के माध्यम से उसके शेयर होल्डर हैं। तो शेयर होल्डर अगर हम हैं तो उसमें जो नुकसान होता है, फायदा होता है, जो भी होता है वो हमारे ऊपर ही आता है। हमको ही उसका भुगतान करना पड़ता है। इसलिए हमको ये बात समझनी चाहिए कि बिजली में या बिजली कंपनियों में जो घाटा हो रहा है वो क्यों हो रहा है। नीतियों की वजह से हो रहा है, या कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से हो रहा है, या भ्रष्टाचार की वजह से हो रहा है। किस वजह से घाटा होता है, इस बात को हम तो समझना चाहिए। और आज मेरे साथ वाई के बोलिया साहब हैं। आप सब जानते हैं वाई के बोलिया साहब को, और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहे हैं अपने टाइम पर अजमेर डिस्कॉम में। आज आपको बताएंगे कि हमारे जो राजस्थान में जो कंपनियां हैं उसमें घाटा क्यों हो रहा है। वैसे ये मैं और बता दूं कि ये घाटा जो है राजस्थान में ही नहीं हो रहा है, बल्कि सभी कंपनियों में यूपी में भी जो है घाटे में चल रही है कंपनियां। अपने यहाँ तो एक वो बाड़मेर में गिरिल प्लांट है, उसमें 2000 करोड़ कुल निवेश हुआ, उसमें 1500 करोड़ रुपए का घाटा हो गया है। और अब उसके अंदर ये सोचा जा रहा है कि इसको निजी करें या बंद करें या किसी और को बेचें या क्या करें। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो नीतियां सरकार बनाती है ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से नहीं बनाती है, और अपना एक बहुत शॉर्ट टर्म, जितने 2-3 साल, अपने 5 साल रहना है उस हिसाब से नीतियां बना करके चली जाती है। उसका हमें बहुत नुकसान होता है। तो ज्यादा बात न करते हुए मैं बोलिया साहब का मैं स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमेशा हमारे बुलावे पर आ जाते हैं, हमें समय देते हैं और हमारे दर्शकों को बिजली के संबंध में जो जानकारी होनी चाहिए सारे उपभोक्ताओं को, वो आप मुहैया कराते हैं। उसके पहले कि मैं बोलिया साहब अपनी बात शुरू करें, मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, अपने और सोशल मीडिया पर भेजें, दोस्तों और परिजनों को बोलें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो बोलिया साहब, आप से ये निवेदन है कि एक तो ये बताएं कि ये जो 1,40,000 1.4 लाख रुपीज का जो घाटा है टोटल तीनों सप्लाई कंपनियों में, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मतलब सरकार की नीतियां जिम्मेदार है, या अधिकारी के जिम्मेदार हैं, या कर्मचारियों की लापरवाही जिम्मेदार है? और दूसरा, ये जो आप अजमेर डिस्कॉम की बात कर रहे हैं, उसके लिए जो है क्या मतलब, और ये निजीकरण क्या इसका सही व्यवस्था, सही हल है क्या? तो बोलिए साहब। धन्यवाद हिम्मत सेठ साहब। प्रिय मित्रों, आज बिजली पे कुछ और बात करने के लिए अपन मौजूद हैं। जैसा हिम्मत सेठ साहब ने कहा, जो राजस्थान की बिजली वितरण कंपनियां हैं, डिस्कॉम जिनको बोलते हैं, ये राजस्थान में 3 हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। इनका हर साल घाटा बढ़ता जाता है और 4-5 साल में जाके ये 1 लाख करोड़ या उसके ऊपर पहुंच जाता है। फिर भारत सरकार, क्योंकि
बिजली आवश्यक सेवा है, बिजली के बिना गुजारा हो नहीं सकता। तो बिजली अगर सप्लाई करनी है तो डिस्कॉम को चालू रखना जरूरी है। और अगर घाटा में होगा तो घाटा वो घाटे वाली कंपनियां चल नहीं पाएगी, न बिजली खरीद पाएगी, न कर्मचारियों को वेतन और सुविधाएं दे पाएगी, न आवश्यक सामान खरीद पाएगी, तो जनता को बिजली नहीं मिलेगी। इसलिए इन बिजली कंपनियों को चलाए रखने के लिए उस घाटे को हर 5-1 साल में भारत सरकार योजना लाती है कि साहब ये जो घाटा है कंपनियों का, इसको कुछ हम वहन करते हैं, कुछ राज्य सरकार वहन करेगी, कुछ डिस्कॉम अपनी एफिशिएंसी बढ़ा के वापस उसको घाटा कम करेंगे। ये हर 5 साल में ये योजना आती है। वो घाटा पुराना कुछ भारत सरकार लेती है, कुछ राजस्थान सरकार लेती है, कुछ बिजली कंपनियां करती है, और वो उसको इसकी तरह मिटिगेट करते हैं। परंतु वो पूरा होता है जब तक वापस अगले 5 साल में फिर 1 लाख करोड़ या जैसा भी बता रहे थे 1,40,000 करोड़ फिर घाटा हो गया। इस घाटे का जो मूल कारण है उसको तो खत्म करना, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। खाली घाटे को आप पैसा इधर से उधर कर दो, सरकार जो आपका भारत सरकार या राजस्थान सरकार जो भी घाटा पूर्ति करने के लिए वहन करेगी खर्चा, वो अंततोगत्वा जनता से आना है। वो हम अपने ही टैक्स का पैसा है जो हम देते हैं। वो अगर इस घाटे की पूर्ति नहीं होता तो अपने किसी अच्छे काम में आता, अपनी बिजली सुविधाएं बढ़ती बेहतर होती और काम भी अच्छे होते, उनकी जगह वो घाटा पूर्ति में लग जाता है। जैसा भी महाराष्ट्र सरकार ने भी 2 दिन पहले ही घोषणा की कि साहब जनता पे बिजली का बोझ बहुत बढ़ता ही जा रहा है लगातार। हम अब की बार जो वहाँ महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग है उसमें इस तरह की योजना बनवाएंगे कि वो ये रेट कम हो वापस। तो कम अपने यहाँ कम होने का तो बात ही नहीं है, हर साल कुछ न कुछ बढ़ता ही है। या तो वही रख लेते हैं तो दूसरे तरीके से बढ़ाते हैं, कहीं ईंधन अधिभार के नाम से बढ़ा लेते हैं, कभी ड्यूटी बढ़ा लेते हैं, कभी और फिक्स चार्ज बढ़ा देते हैं। मतलब किसी न किसी रूप से आपसे रेट नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरे तरीके से बढ़ा लेंगे। अब फिक्स चार्ज का जैसे बताएं, अपने यहाँ राजस्थान में 200 रुपया के करीब फिक्स चार्ज लगता है। तो जो आदमी 50 यूनिट भी खर्च करता है महीने में, उसको रेट तो ये कहते हैं 4.75 लगाइए, पर उसके 200 रुपया अगर फिक्स चार्ज देना पड़ा तो 4 रुपया उसके फिक्स चार्ज के कारण रेट और बढ़ गई। तो जो 4.75 वो वास्तव में उसको 8.75 पड़ेगा, और ड्यूटी और ये सब मिला के वो 9 रुपये पड़ेगी। सरकार भले कि हमने रेट नहीं बढ़ाई, 4.75 ही, पर फिक्स चार्ज बढ़ा दिया तो वो पर यूनिट रेट तो दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ गई। तो इसका घाटे का सही कारण ढूंढना और उसका समाधान कराना आवश्यक है। इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ता है। अभी जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि जो भी बिजली कंपनियां हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के हिसाब से वो उनको अपने नीति निर्धारण के लिए, रेट निर्धारण के लिए हर साल नियामक आयोग में, जो राज्य नियामक आयोग है, विद्युत नियामक आयोग, उसमें याचिका लगानी पड़ती है। फिर उस याचिका पे अखबार में प्रकाशित कराते हैं हिंदी भाषा में, ताकि आम जनता समझ सके। हर राज्य की अपनी भाषा में कराते हैं, राजस्थान में हिंदी में कराते हैं। फिर उस पर टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाती है, उसमें 21 दिन का समय देते हैं वो कि आप इसमें टिप्पणी करो। तो और टिप्पणियाँ सुनने के बाद उसको वो नियामक आयोग उसको मंजूरी देगा। अभी भी अपने जैसे राजस्थान में अजमेर डिस्कॉम की अभी कोई 4-5 दिन पहले अखबार में विज्ञप्ति आई, पूरी हिंदी भाषा में थी, काफ़ी 1/4 पेज था कि साहब हमने अभी तो नई अगले साल की याचिका नहीं है, पिछले साल 2023-24 जो निकला उसकी सत्यापन याचिका है कि साहब उसमें जो आयोग ने मंजूरी दी कि किस रेट पर आप बिजली खरीदोगे, किस रेट पे बेचोगे और क्या क्या खर्चे करोगे, क्या क्या इनकम होगी, और उस हिसाब से आपका ये फाइनल आंकड़ा ये मतलब आदेश देते हैं। उसका फिर वास्तविक क्या हुआ उसकी सत्यापन याचिका इनको लगानी पड़ती है। तो अभी जयपुर और जोधपुर की नहीं आई अभी तक, अजमेर डिस्कॉम की याचिका लग गई है और अखबार में प्रकाशित भी हुई है। आप बड़ा आश्चर्य करेंगे कि पिछले साल जब ये अजमेर डिस्कॉम की याचिका मंजूर हुई थी, बाकी दोनों डिस्कॉम घाटा ही दिखा रहे थे, अजमेर डिस्कॉम को प्रॉफिट दिखा रहे थे कि जो मंजूर हुआ नियामक आयोग से
सारे खर्चे निकालने के बाद भी 21 करोड़ रुपया अजमेर डिस्कॉम प्रॉफिट में आना चाहिए था। और इन्होंने अपनी छीजत भी कम की। जो मानक रेट थी 15.5% से घट के 12.5%, उसकी जगह इन्होंने 10%, 10.10 पौने 11% पे लिया है। तो छीजत कम की तो उसका भी फायदा उपभोक्ताओं तक मिलना चाहिए था। छीजत कम हुई है मतलब आपको बिजली वेस्ट कम हो रही है तो आपको कम खरीदनी पड़ेगी तो खर्चा कम होगा। परंतु जो अभी जो ये सत्यापन आंकड़े आए हैं उसमें 21 करोड़ प्रॉफिट को बढ़ाने के बजाय 227 करोड़ रुपया घाटा दिखाया वास्तविक आंकड़ों में। अब जब आप प्रॉफिट दिखा रहे हो, आपका अंदाज सारा प्रॉफिट का था, आपने छीजत भी कम की, फिर खर्चा क्यों हुआ? तो इसके जो आंकड़े प्रकाशित हुए उनको हमने अध्ययन कर रहे हैं हम। उसमें 21 दिन का टाइम है। आम जनता से भी जो जागरूक है उनसे मेरा अनुरोध है कि अखबार में जो आता है हिंदी भाषा में आता है, नहीं समझ में आवे, जो जानकार लोग हैं उनकी आप मदद लें और उस पर टिप्पणी अवश्य करें। इस मामले में उदयपुर में या राजस्थान में जहाँ भी जरूरत है, हमें कोई पूछता है तो हम उसको बताते भी है भाई आंकड़े ऐसे ऐसे हैं और इस पर इस तरह ये आपको इस तरह प्रभावित करेंगे, आप इसमें इस तरह टिप्पणी कर सकते हो अपने अपने हिसाब से। हर फील्ड वाला आदमी, चाहे वो किसान हो तो उसकी खेती पे बोझ पड़ेगा, उद्योग है तो उस पर असर पड़ेगा, मजदूर है तो भी असर पड़ेगा, घर और दुकान है तो भी असर पड़ेगा, हर आदमी पर असर पड़ेगा। तो उस पर टिप्पणी जरूर करें। तो अभी भी यह निकली है, अभी 15 दिन का समय और है। तो जो भी ये बातें सुन रहे हैं, जो राजस्थान के जागरूक लोग हैं, वो इस पर टिप्पणी अवश्य करें। अब इसके आंकड़े हमने देखे। इसमें जो बिजली खरीद करनी थी, बड़ा खर्चा सबसे व्यय खर्चे का सबसे बड़ा बिजली खरीदने का होता है। किस बिजली घर से कितनी यूनिट बिजली खरीदनी है, किस रेट पे खरीदनी है, ये आयोग तय करके मंजूरी देता है। फिर वास्तविकता में जो खरीदी जाती है उसके हिसाब से ये आंकड़े आते हैं। तो राजस्थान में क्योंकि सौर ऊर्जा बढ़ रही है, विंड पावर भी काफ़ी है, उस हिसाब से यहाँ बिजली जो अप्रूव्ड रेट थी उससे भी कम में खरीदी गई। बहुत अच्छी बात थी कि जो अप्रूव्ड रेट थी उससे भी कम में बिजली खरीदी, तो खरीद का बोझ कम होना चाहिए था। परंतु कुछ कम बिजली घर ऐसे थे जो जो अप्रूव्ड रेट थी उससे भी काफ़ी ऊंची दर पे उन्होंने बिजली आपूर्ति की। और क्योंकि अनुबंध होता है बिजली घर से डिस्कॉम का कि इतनी यूनिट आपको खरीदनी है और जो रेट हमारी आएगी उसमें देनी है। तो औसत खरीद दर जो मंजूर की थी नियामक आयोग ने 4 रुपया 53 ₹4.5 थे कुछ ऊपर, वो 5 रुपया 3 पैसा पे चली गई बजाय, जबकि अधिकतर आंकड़े देखे हमने, ये आंकड़े पूरे प्रकाशित होते हैं कि इसी जिसको बिजली घर से आप करोगे अधिकतर में कम रेट पाई है, पर केवल कुछ बिजली घरों ने ज़्यादा रेट पे दी और उनको अनुबंध के हिसाब से इन्होंने ले ली। हमने उनको नियामक आयोग को कहा है कि आप डिस्कॉम से पूछें, या जो इनके लिए बिजली खरीदने के लिए ऊर्जा विकास निगम बनाया राजस्थान सरकार ने, सब पे IAS अधिकारी हैं, MD CMD सब अधिकारी लगे हुए हैं। उनसे आप ये तो पूछिए कि इस बिजली घर को ये रेट ज़्यादा क्यों लगी? जब सब कुछ मंजूर था, उसी रेट पे कोयला खरीदा या उसी रेट पे सब कुछ हुआ, तो फिर ज़्यादा रेट क्यों आई? उसका विश्लेषण तो कराएं तभी उसका भुगतान करें। परंतु हमें कोई जवाब नहीं मिला और वो बड़ी दरों पर भुगतान हो रहा है। और इसके अलावा जो खर्चा आएगा वो ईंधन अधिभार के नाम पे और आएगा आपके ऊपर। इनके अलावा वो हर 2 महीने में रिवाइज होगा और आपको फिर वो जो एक्स्ट्रा आएगा वो रेट पे कहीं नहीं आएगा। और खर्चे जो बताए इन्होंने, कर्मचारियों को जितना खर्चा मंजूर था उससे भी कम किया। मतलब कर्मचारी जो नए भर्ती करने थे वो नहीं किए, कर्मचारियों को जो साधन सुविधाएं देनी थी वो नहीं दी, उनके इंश्योरेंस पे जो खर्चा करना था वो जितना मंजूर था उससे भी कम किया, उनकी जो लाइनें और ट्रांसफार्मर प्लांट हैं उनके मेंटेनेंस में जितना मंजूर था उससे भी कम खर्च हुआ। इन सब में मंजूर से भी कम खर्च हुआ। और जो अतिरिक्त खर्चा हुआ, कुछ तो बिजली खरीद में अतिरिक्त हुआ, उसके अलावा एक ब्याज का बोझ जो मंजूर था उससे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्होंने 1000 करोड़ रुपए के ऊपर से भी ऊपर एक्स्ट्रा ब्याज दिया। और ब्याज क्यों दिया? जिस रेट पे आपको लोन लेना था वो रेट मंजूर थी, किससे लेना है कितना लेना वो भी मंजूर थी, परंतु जो बिजली आपको आपूर्ति होती है
उसमें जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको सरकार सब्सिडाइज रेट पे बिजली देती है या 100 यूनिट बिजली फ्री देती है राजस्थान में। किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री देती है। उनकी सब्सिडी डिस्कॉम को देनी चाहिए, मतलब रीइंबर्समेंट के रूप में, परंतु वो टाइम पे नहीं आई। टाइम पे नहीं आई तो बिजली तो खरीदनी थी इनको। इन्होंने जिस वित्तीय संस्था से जितना लोन मिल पाया, जिस रेट पे मिल पाया लिया, और वो ब्याज का बोझ जनता के माथे आ गया। तो ये जो खरीद दर औसत 4.5 रुपये है या जो 5 रुपये आई, पर आपकी औसत बिक्री दर 7.5 रुपये से भी ऊपर है। कोई कंपनी 3 रुपया ऊपर ले रही है आपसे, उसमें 1-1.5 रुपया आपका खर्चा भी है, ट्रांसमिशन का, स्टाफ का, वो सब खर्चा जोड़ लो तो भी आपके वो 6 रुपये से भी कम पड़ रहा था। और औसत खरीद दर 7.5 से ऊपर है तो घाटा होना ही नहीं चाहिए। कोई भी प्राइवेट बिजली घर होता है, बिजली कंपनियां होती है, वो सब मुनाफा कमाती है, मुनाफा कमा के अगले साल के लिए निवेश और करती है। परंतु सरकारी बिजली कंपनियां बजाय निवेश करने के और घाटा बढ़ा देती है, और जैसा बताया 4-5 साल में 1 लाख करोड़ से ऊपर वापस घाटा हो जाता है। तो ये आंकड़े जो है सरल हिंदी भाषा में प्रकाशित हुए हैं, इनको आप अध्ययन करें। जिस फील्ड में इन्होंने फालतू खर्चे दिखाए उसका उनसे जवाब पूछें कि भाई ये खर्चा एक्स्ट्रा क्यों किया, किसकी मंजूरी ली आपने, बिना मंजूरी के क्यों किया। पैसे के मालिक अपन है, क्योंकि हमारा ही पैसा हो, हम उसके, हमारी पूंजी लगी हुई है, वो हमारे शेयर है, हमारे, हम उसके स्टेक होल्डर है। उस नाते हम मालिक हैं इन कंपनियों के, और हमें पूछने का अधिकार है कि इनसे भाई ये खर्चा आपने बिना हमसे पूछे क्यों लिया, या ज़्यादा महंगी बिजली क्यों खरीदी, जबकि राजस्थान में सोलर, विंड, ये सब तय दर से भी सस्ती दर में मिल रही है। सोलर का भी बताएं आपको, अभी 4 दिन पहले नियामक आयोग ने एक आदेश निकाला, 5000 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा से अलग अलग जगह लगा के इनको खरीदने के लिए 3 रुपये 4 पैसा के रेट का एक याचिका आई। हमने कहा जी सोलर जो पैदा हो रहा है 5000 मेगावाट बहुत होता है, बहुत बड़ी वो है, और दिन में ही पैदा होगी, तो उसका दिन में आप क्योंकि खरीदार नहीं मिलेंगे तो बिजली कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी। या आप अपने बिजली घर बंद कराओगे, ताप बिजली घर, तो ताप बिजली घर दिन में बंद करा के शाम को वापस चालू नहीं करा सकते, क्योंकि उसकी भट्टी को चालू होने में कई घंटे लगते हैं, वापस उसमें एक्स्ट्रा खर्चा होता है। और यदि आप वो उसके साथ एक नियम था भारत सरकार ने निकाला है कि कोई भी सोलर प्लांट लगेगा, सोलर का, विंड का, जो भी नवीनीकरण ऊर्जा वाला लगेगा, उसके साथ में कम से कम 2 घंटे का स्टोरेज सिस्टम भी साथ में लगाना जरूरी है। हमने इसमें कहा 5000 मेगावाट के साथ में आप 2 घंटे का स्टोरेज की जहाँ भी लगा रहे हैं शर्त लगाए, भारत सरकार का निर्देश है। परंतु आयोग ने हमारी बात सुन के लिख भी ली, परंतु आदेश वही निकाला, उसमें कहीं स्टोरेज सिस्टम का प्रावधान नहीं किया। तो वो 5000 करोड़ मेगावाट जो ये खरीदेंगे, वो बोझा भी आपके ऊपर ही आएगा अल्टीमेटली। जब आपको आजकल रेट 2 रुपये, 2.25 रुपये, 2.5 रुपये तक बिजली सोलर मिल रही है, ये 3 रुपये 4 पैसे का समझौता करा रहे हैं, वो भी 25 साल के लिए रेट दे देते हैं। क्योंकि अगले जैसे मास मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सेल्स की रेट और कम हो रही है, तो और आगे कम होगी। 25 साल का अनुबंध, वो भी ना कोई स्टोरेज सिस्टम का उस पर शर्त लगाई, कुछ नहीं किया, और वो लगा के बिजली आपको देंगे या दूसरे राज्यों में या एक्सचेंज को भी दे सकते हैं, ये भी पाबंदी नहीं करेगा। इसके अलावा हमने कहा था आप लोड कर देखो, दिन में, या तो किसानों को आप दिन में ही बिजली दो, शाम को दो ही मत, अगर इतनी बिजली सोलर आ रही तो किसान भी आराम से खेती करे दिन में, और शाम को वो भी अपने परिवार के साथ अपने सामाजिक जीवन का आनंद ले। परंतु वो अनुबंध नहीं हुआ। हमने सारा बोला, हम और कुछ लोग और थे, वो सारा सुना, उन्होंने लिखा, परंतु निर्णय वही किया जो करना था। हमारी आपत्तियां कहीं जो जनता की तरफ से थी वो नहीं कंसिडर हुई। तो हमारा आपसे ये अनुरोध है, अभी ये याचिका आई है अजमेर डिस्कॉम की, सत्यापन याचिका 24-25 की, पिछले साल की, उसमें 23-24 की, 24-25 तो अभी चल रहा है, 23-24 की है। इसी तरह जयपुर की भी आएगी, जोधपुर की भी आएगी। तो उनको आप जितना आप समझें, भले ही आप 4 चीज ही समझें, एक चीज ही समझें, उसमें टिप्पणी करा था ये खर्चा एक्स्ट्रा क्यों आया, या हमें सुविधाएं क्यों नहीं मिली। और आय में जो इनकी आय होनी थी, खैर बेचने से तो आय होती है जो भी है, एक आय और है जो बिजली के जमीनें या पोल है, प्रॉपर्टी है बिजली निगम की, उनका यदि कोई उपयोग करता है उसका किराया लेना होता है। तो जैसे बिजली के खंभे हैं, शहर में भी हैं, गाँव में भी हैं,
उन पे टेलीकॉम की बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें अपनी केबल डालती है। केबल का 2015 में फैसला हुआ कि 2,000 रुपया पर पोल किराया लेंगे, हर साल उसमें 10% बढ़ोतरी करेंगे और सिक्योरिटी भी लेंगे उतनी ही। टीवी वाले भी डालते हैं, टीवी वाले भी डालते हैं, टीवी की केबल भी चलती है, टेलीकॉम की केबल भी चलती है और एडवर्टीजमेंट भी चलते हैं। सब चीज उसमें हर चीज का किराया फिक्स किया था कि पर एक पोल पर 2,000 रुपया साल का किराया प्लस 2,000 रुपये सिक्योरिटी इंटरेस्ट फ्री और हर साल 10% उसमें बढ़ोतरी होनी थी। तो ये 3,500 4,000 रुपये 3,500 रुपये से ऊपर पर पोल किराया पिछले 5 साल में हो गया था। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो रेट सरकार ने घटा के रेट एकदम 3,500 से 1,000 रुपये कर दी और वो भी वसूल नहीं हो रही। मतलब उसमें अभी जो ये अजमेर डिस्कॉम का आंकड़ा आया है, इसमें इन्होंने केवल 4 करोड़ और कुछ लाख रुपए वसूल किए, जबकि वसूली जितने पोल काम आ रहे हैं उसके हिसाब से इससे कई गुना ज्यादा होनी थी। तो वो आय जो उन टेलीकॉम कंपनियों से या केबल कंपनियों से टीवी कंपनियों से आनी थी वो तो वसूल कर नहीं रही है और बोझा आपके घाटा बढ़ा के आपके ऊपर डाल रहे हैं। तो इसमें भी हमने याचिका लगा रखी है कि साहब पोलों का किराया जो बनता है वो क्यों नहीं वसूल कर रहे हैं। और आप आश्चर्य करोगे, पहले तो 1,000 रुपये किया, अभी इसी साल एक आदेश निकाला है उसका किराया केवल 100 रुपये कर दिया। 3,500 रुपये को घटा के 1,000 किया, 1,000 घटा के केवल 100 रुपया किराया कर दिया और वो भी वसूल नहीं करे। 100 रुपये कुछ नहीं होता। एक पोल पे आप केबल डालते हो, यदि आप अपने पोल खड़ा करोगे या अंडरग्राउंड केबल डालोगे उसका खर्चा उससे कई गुना होगा, उसका मतलब ब्याज ही इससे ज्यादा होगा। तो जनता को जागरूक होने की जरूरत है, जहां उसके आय होनी चाहिए वो वसूल करें मंत्री जी की कंपनी होगी, अनावश्यक जो खर्चे हैं उनको कम करें और जो आय वास्तव में वसूल लायक है वो अगर वसूल हो जाए, कई सैकड़ों करोड़ों में वो राशि है, तो आपका घाटा अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये 227 करोड़ कुछ नहीं होता है, इससे ज्यादा की वसूलियां आपके बाकी है। और जो सरकार को सब्सिडी देनी है वो जैसा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में है, टाइम अग्रिम देवे या टाइम पे देवे, ताकि इनको अनावश्यक लोन लेके और ब्याज का बोझा वापस जनता पे नहीं डालना पड़े। इस नाम पे, घाटे के नाम पे, न तो कर्मचारी भर्ती कर रहे हैं, जो हर गांव में एक लाइनमैन होना चाहिए था, जैसे मैंने पिछली बार बताया। अब 25-25 गांव के बीच में एक लाइनमैन बच गया और वो भी अधिकतर कर्मचारी बड़ी उम्र के हैं, उनको कोई साधन नहीं है, कोई मोटरसाइकिल नहीं देते, कोई उनका पेट्रोल का खर्चा नहीं देते, वो अकेला 25 साल गांव में घूम के क्या करेंगे, तो वो संभव नहीं है। तो वो सेवाएं आपको नहीं मिलेगी, तो आपको परेशानी आपको ही होगी। और जो जरूरी रक्षा उपकरण खरीदने हैं वो नहीं खरीदेंगे, ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस, लाइन की मेंटेनेंस नहीं होगी, तो तार ढीले होंगे या ट्रांसफार्मर जलेंगे, तो वो घाटा भी आपके ऊपर होगा और उसके कारण जो परेशानी होगी वो अलग। और उस सुरक्षा नहीं करने से जो दुर्घटनाएं होगी, उसमें जो जान चली जाएगी, जो वापस नहीं आ सकती, जान माल का जो हानि होगी, वो भी सुरक्षा के नाम पे भी ये खर्चा नहीं करते जो जरूरी है। तो इन सब के लिए हम जागरूक बने। नियामक आयोग में अपनी टिप्पणी चाहे एक विषय की भेजें, एक पेज की भेजें, 5-7 लाइन ही लिखे, पर जवाब जरूर मांगे, ताकि आपको बुलाया जाए, आपकी बात सुनी जाए और आपको जवाब भी मिले और आप आगे उसमें भाग ले सके। तो संक्षेप में मैंने कुछ बताया, आंकड़े में सब लाया हूँ। उस हिसाब से किसी को मदद की जरूरत हो इन आंकड़ों को समझने की, तो हम मदद करने को तैयार हैं। हम समता पावर एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बना रखी, हमने सेक्शन 8 में रजिस्टर करा रखी, उसमें हम जनता को जागरूक करने का ही काम कर रहे हैं। तो इसी तरह कोई उपभोक्ता संगठन भी है, हर एक के अपने संगठन है, किसान संगठन भी है, उपभोक्ता संगठन भी है, उद्योगों के संगठन है, मजदूरों के संगठन है, उन सबको इस बारे में आवाज उठानी चाहिए और अपने हित के रक्षा के लिए जागरूक होना चाहिए और कटिबद्ध होना चाहिए। धन्यवाद सर। ये बहुत ही चिंता की बात बताई आपने कि कर्मचारियों पर जो खर्चा होना था वो भी नहीं हुआ, जितना मजदूरों को और कर्मचारियों को, मतलब एक तरह का ये हुआ कि मतलब कर्मचारियों और मजदूरों का ये शोषण कर रही है सरकार। और दूसरी बात आपने जो बताई कि 3-3.5 रुपये अधिक में बेच रही है ये बिजली और करोड़ों यूनिट्स बिकती है बिजली के, तो फिर घाटा क्यों हो रहा है? ये फिर एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है।
और 25 साल का अनुबंध करने का तो इस सरकार को कोई अधिकार होना ही नहीं चाहिए। मतलब कोई भी सरकार हो, अपने टेन्योर का काम करे, 5 साल का या 7 साल का, 10 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल और दो एक आध साल और बढ़ा लो, लेकिन 25 साल में तो 5 सरकारें बदल जाएगी, तो वो सरकारें कुछ नहीं करेगी नहीं। मतलब ये अनुबंध तो अगर वो नीतियां बदल देगी तो ये अनुबंध कैसे चलेंगे फिर? कोई भी सरकार आएगी तो वो उसको ये फ्रीडम तो होगी कि वो नीति बदले, या उसको लगे कि भाई ये घाटा मतलब हो रहा है, इस नीति बदलने से ये घाटा कम हो सकता है या और प्रॉफिट बढ़ सकता है, तो वो नीति क्यों नहीं बदले? तो 25 साल का अनुमान कर लेंगे तो कैसे जो है वो अपनी नीतियां बदलेगी? ये एक बड़ा सवाल इसमें मेरे को लगता है। इसमें जैसे मैं बताऊं, अजमेर डिस्कॉम का आया अभी 1125 करोड़ रुपया इनको खाली कर्मचारियों में खर्च करना था, एम्प्लॉय एक्सपेंसेज में। उसमें केवल 759 करोड़ रुपया खर्च किया उन्होंने। मतलब कर्मचारियों पे 300 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा कम किया। मतलब कर्मचारी बढ़ाने थे या उनको साधन सुविधाएं देनी थी, वो नहीं की। साधन सुविधाओं को अलग है, खाली ये तो एम्प्लॉय एक्सपेंसेज जो उनका मतलब हर रोज नए कनेक्शन होते हैं, नए उपभोक्ता बढ़ते हैं, उसके हिसाब से आप कर्मचारी बढ़ाओगे, नए कर्मचारी, युवा कर्मचारी भर्ती करोगे जो खंभे पे चढ़ के सेवाएं दे सके, तो ही वो काम होंगे। पर अब इन्होंने अभी जैसे स्पॉट बिलिंग चालू की है, उसमें भी नए कर्मचारी भर्ती नहीं किए। जो अभी कर्मचारी काम कर रहे हैं आपके यहाँ, चाहे वो कंप्लेंट अटेंड करने का है, चाहे खड्डा खोदने का है, चाहे लाइन खींचने का है, उन्हीं कर्मचारियों को दिया कि 1 से 15 तक आप रीडिंग लो और बिल बना के दो जनता को। उस समय कंप्लेंट का काम फिर ठेके पे दे दिया एक FRT के नाम, फीडर फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम के नाम से। वो ठेके पे अलग चली गई और ये कर्मचारियों को इधर इस काम में लगा दिया जिनका उनको अनुभव ही नहीं है, न प्रशिक्षण है, न कोई है। तो ये जितना खर्चा करना चाहिए उतना खर्चा नहीं किया, उनको साधन सुविधाएं नहीं दी और दूसरे कामों में खर्च करना, सेवाएं। इसका मतलब ये भी हुआ सर कि जो मैंने पहले आपसे कहा था कि कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से तो घाटा नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने 300 करोड़ रुपया उन पे और खर्च करना था, मतलब और लोगों को एम्प्लॉय करना था, वो आपने किया ही नहीं। और ये स्वीकृत है, मतलब ये भी नहीं है कि बिना स्वीकृति के आप नहीं कर सकते, वो तो ठीक है, ये तो स्वीकृत खर्चा था, वो भी नहीं किया। इसका मतलब कर्मचारियों की लापरवाही के कारण घाटा नहीं हो रहा है, ये सरकार की नीतियों की वजह से ही घाटा हो रहा है। ये बात इसमें बिल्कुल साफ इस अजमेर डिस्कॉम के इस जो रिपोर्ट आई है उसी से लग रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसको आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? अभी जैसे इसमें ऑपरेशन और मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं, मतलब लाइनों को संभालना करना, उसके लिए भी 2260 करोड़ रुपए मंजूर किए और केवल 2082 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें भी करीब 180 करोड़ रुपए कम खर्च किया। कर्मचारियों पे खर्चा कम किया, ऑपरेशन मेंटेनेंस पे खर्चा कम किया, जो इंश्योरेंस पे कम खर्च किया, टर्मिनल बेनिफिट जो देने थे कर्मचारी रिटायर्ड लोगों को, उन पे कम खर्च किया। इन सब में कम खर्च हुआ है और केवल दूसरी बिजली खरीद और ब्याज, इस नाम पे वो बोझा सारा। कर्मचारियों की कोई गलती नहीं, कर्मचारी पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं, परंतु उनके पास जितने दिन भर में काम कर सकते उतना ही करेंगे, जितनी उनकी क्षमता है, जितना उनको साधन देंगे उतना ही काम कर पाते हैं। थैंक यू बोलिया साहब, ये अच्छी जानकारी दी आपने। कम से कम भी जो विद्युत मंडल में कर्मचारी हैं और जिनके ऊपर ये आरोप लगता है कि अरे ये लापरवाह है, ये काम नहीं करते इसलिए घाटा हो रहा है, कम से कम उस आरोप से वो मुक्त हुए, मैं ऐसा मानता हूँ। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और लोगों को बताया कि किस तरह हमारा डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम खास तौर से 300 मतलब सॉरी 227 करोड़ का घाटा है, जबकि 21 करोड़ का लाभ होना चाहिए था। तो 227 में अगर 21 और जोड़ दें तो कुल घाटा जो है 250 करोड़ करीब हो जाता है। और ये सिर्फ सरकार की नीतियों की वजह से हो रहा है। तो सरकार को अपनी नीतियों को सुधारना चाहिए और लोगों को परेशान करना बंद करना चाहिए। धन्यवाद। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं हम इस पॉइंट पे। फिर अगली बार और किसी विषय पे, खासतौर से बिजली के और किसी इशू को लेकर के बात करेंगे।
अगर आपको अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो और इसको फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें और सोशल मीडिया पर डालें, सोशल ग्रुप्स में डालें और कमेंट करें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद।